नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मुस्लिम प्रश्न। इसको थोड़ा सा और खोल के कहें तो मुस्लिम वोटर्स को लेकर या मुस्लिम आइडेंटिटी को लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं, असल मुद्दे क्या हैं, नेता किस तरीके से उसे प्रोपोगेट कर रहे हैं, इसके बारे में हमें लगा कि नेता नगरी में बात करनी चाहिए। पिछले दिनों कई बयान आए। अखिलेश यादव का जिन्ना वाला रिमार्क आया जिसे बीजेपी ने लपका। फिर ओवैसी का कासगंज में जो एक कस्टोडियल डेथ कथित का मामला आ रहा है अल्ताफ की, उस पे ओवैसी का बयान आया कि लखीमपुर में देखिए कितनी फुर्ती से प्रियंका और अखिलेश गए थे, यहाँ नहीं गए। ये सारी बातें हुई। फिर योगी आदित्यनाथ कैराना के दौरे पर गए और पलायन की बात आई, और इन सब में एक बाइनरी थी, एक टोन थी। तो हमें लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। इस बातचीत में हमारे साथ दो मेहमान अभी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं नेता नगरी के दर्शकों का परिचय करवाना चाहूंगा अनीस अंसारी साहब से। आईएएस ऑफिसर रहे हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और जो सामाजिक प्रश्न है उन पर लगातार चिंतन मनन करते रहते हैं। इन दिनों एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने के लिए हैदराबाद गए हुए हैं, लेकिन वहां से भी कृपा पूर्वक हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका दूसरे शुक्रिया। में दूसरे हमारे मेहमान हैं सफी आजमी साहब, नवारा टाइम्स से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं। तो अनीस अंसारी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। मैं हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहा लगातार 2 ढाई महीने, और मैंने लगभग 35-40 जिले कवर किए, इधर वेस्टर्न और सेंट्रल यूपी के, और मेरे साथी उस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे तो जाति तौर पे सवाल कॉमन दिखे, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो या विकास का सवाल हो, आवाज रोजगार का ठीक हो गई। सवाल हो। जी, अभी आ रही है आवाज सर? हाँ, मैं सुन सकता हूँ जी। जी, बीच तो में डूब मैंने गए कहा थे। कि यात्रा के दौरान मुझे तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, नौजवानों के सवाल वही दिखे, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, मौकों का सवाल हो, है ना, या डेवलपमेंट का सवाल हो। लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्शन आने पर एक सवाल और है जो अहम हो जाता है, और जो हमारी पहचानों से भी जुड़ा है, वो आइडेंटिटी का सवाल है। और उसी आइडेंटिटी के इर्द गिर्द बहुत सारे नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप ब्यूरोक्रेसी में रहे, इतने लंबे समय से एक्टिव हैं, आपके हिसाब से ये जो वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स होती है मुस्लिम वोट बैंक के इर्द गिर्द, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके प्रॉब्लम एरियाज क्या है, और उसकी वजह से किन असल मुद्दों पर ध्यान नहीं जाता है? मेरी नाचीज राय में हमारे मुल्क में जो असल लड़ाई है, बेसिक लड़ाई है, वो असमता की है, अदम मसावत की, इनइक्वालिटी की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है जिसने तकरीबन 2500-3000 साल की हिंदुस्तान की परंपराओं की जो बर्थ बेस्ड इनइक्वालिटीज है उसको खत्म करने की एक बड़ी सीरियस कोशिश की। हमारे मुल्क में चाहे हिंदू रजवाड़े रहे हों, मुसलमान रजवाड़े रहे हों, पिछले 700 साल से कम डॉक्यूमेंटेड तारीख है, उससे पहले की भी तारीख है, मुसलमान राजाओं वगैरह के, बादशाहों के आने से पहले तक की, कि मनुस्मृति के ढांचे को बुनियादी स्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मतलब ये था कि हिंदुस्तान की बड़ी आबादी, जो अब इस वक्त तकरीबन 85% से ज़्यादा है, वो अपने राइट से, बराबरी के राइट से महरूम रखे गए थे। और सिर्फ 10 या 15% आबादी, जो बुनियादी तौर पर अपर कास्ट आबादी है, हिंदू और मुसलमानों की और सिखों की भी, उसके पास इख्तियारात ज़्यादा थे। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने ख़त्म करने की एक कोशिश की है, लेकिन इस लड़ाई को खुल के जो लोग चाहते हैं कि स्टेटस को बना रहा है, उसको खुल के नहीं कह सकते। डेमोक्रेसी का एक इम्प्लीकेशन ये होता है कि जिन तबकों की आबादी ज़्यादा होती है वो अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। तो हिंदुस्तान में जो पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, औरतें हैं, किसान हैं, ये बड़ी आबादियाँ हैं। किसान 60% से ऊपर हैं, महिलाएं 49% करीब हैं, ओबीसी जो है 60-65% 56% करीब है, जिसमें एक चौथाई यानी 14% मुसलमान ओबीसी जो शामिल है, दलित जो है 23% करीब है। तो ये बड़ी आबादियां जो है ये अपने हक से महरूम रखी गई है बिकॉज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, और वो सोशल स्ट्रक्चर ऐसे थे जिनको पॉलिटिक्स ने आगे बढ़ाया। अब लड़ाई ये लड़ी जा रही है इन तबकों के जरिए कि उन्हें बराबरी का मौका देना चाहिए, लेकिन इस लड़ाई से जो रूलिंग एलीट है, आरएसएस, बीजेपी या कोई और भी जिसकी भी हुकूमतें रही हो, इनकी कोशिश ये होती है रूलिंग एलीट की कि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की लड़ाई बहुत ज्यादा डिस्कशन में आए।
तो फिर वो ऐसे इश्यूज को ढूंढते हैं जिससे दिमाग भटकाया जा सके। और कहाँ से भटकाया जा सकता है कि साहब फला आदमी मुसलमान है, उसके पूर्वजों ने बड़ी ज्यादती की थी, तमाम मंदिर तोड़ दिए थे, जिंदा रहना मुश्किल था हिंदुओं का। एक ये नैरेटिव हिंदुओं के लिए कहा कि साहब ये फला तबका है जिसने फला तबके पर ऑपरेशन किया। तो आइडेंटिटी के जो बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी, इसके इश्यूज को तलाश करते हैं बड़े नेता। इससे उनको फायदा क्या होता है? इस वक्त हिंदुस्तान में पिछले 2.5 साल में जब से कोविड आया, 14 करोड़ लोग हिंदुस्तान में बेरोजगार हुए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की स्टडी के मुताबिक, CMI है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये कह रही 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए और 27 करोड़ की पॉवर्टी लाइन के नीचे जाने का डर। 27 करोड़, ये बड़े फिगर्स हैं। महंगाई बिल्कुल आसमान पे छू रही है। आज से 3 साल पहले गैस का सिलेंडर और जितनी भी चीजें जरूरियात की, वो सब आधे से भी कम कीमत में मिल रही थी, वो बढ़ते बढ़ते डबल से ज्यादा हो गई। ये रियल इश्यूज है लाइफ के। या इनइक्वालिटीज है कि औरतों के साथ नाबराबरी होती है, दलितों के साथ नाबराबरी होती है, मुसलमानों के पसमानदा तबकात के साथ नाबराबरी। इसके इश्यूज को स्कर्ट किया जाता है, इसको अवॉइड किया जाता है। तो ये गेम खेला जाता है जिसमें रूलिंग एलिट भी हिस्सा लेती है और दूसरे जो पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो समाजवादी हो, बहुजन समाज हो या कोई और पार्टी हो, वो कोशिश करती है कि आइडेंटिटी के आसपास बातें होती रहे। तो रूलिंग एलिट को ये फायदा होता है इस डिस्कशन से। जैसे कंगना रावत ने कुछ हाल दिया तो कि साहब अभी आजादी नहीं आई। किसी ने कहा कि आजादी जो नहीं आई थी बल्कि 90 साल की लीज ली थी ब्रिटिश सरकार से गांधी जी ने और नेहरू जी ने, उनको चाहिए था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले दे। ये नॉन इश्यूज इसलिए उठाए जाते हैं ताकि जो तबकात महरूम है, मार्जिनलाइज है, किनारे बैठे हैं, वो जो राइट मांग रहे हैं अपने, उन राइट्स के इश्यूज को किनारे कर दिया जाए। इनसे हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होगा। हमारे पड़ोस में नजर डालिए, जहां जहां भी आइडेंटिटी के झगड़े नेताओं ने उठाए हैं, उस मुल्क का भला नहीं हुआ। पाकिस्तान किस मुसीबत में है, इकोनॉमी उसकी किस हालत में है, सोशल टेंशन कितने बढ़े हुए हैं कि स्कूलों पे लोग अटैक करते हैं, दरगाहों में अटैक करते हैं, इमाम बारगाहों में अटैक करते हैं, बलूचिस्तान में अटैक होता है, कोई महफूज नहीं वहां पर। श्रीलंका देख लीजिए, 20 साल से ज्यादा वहां जंग हुई, सिविल वार। म्यांमार में देख लिए कितने सालों से वहां अफरा तफरी रोहिंग्या से शुरू हुई थी, लेकिन अब आपस में बुद्धिस्ट खूब बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। आप नेपाल को देख लीजिए, वहां पर बाहर के लोगों और अंदर के लोगों का झगड़ा पड़ा हुआ था। तो जितने भी हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, बेशतर में आइडेंटिटी की वजह से झगड़े हुए। हमारा मुल्क अभी तक इसलिए बचा हुआ था क्योंकि कम से कम 2014 से पहले ऐसी हुकूमतें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन को न सिर्फ लिप सर्विस देती थी बल्कि उसकी स्पिरिट को और वर्ड्स को काफी हद तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी। उनसे भी गलतियां हुई, 2014 से पहले भी सरकारों से गलतियां हुई, लेकिन उनकी गलतियां जानबूझ के शायद नहीं थी और न इतनी बड़ी थी। अब जानबूझ के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को फरोग दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात नहीं की जाएगी तो हम कंगना रावत के बिल्कुल एक बचकाने बयान पर कैसे उलझेंगे, अपना वक्त कैसे जाया करेंगे, हम आपकी डिबेट में कैसे हिस्सा लेंगे जिसमें नॉन इश्यूज पे बहस करते हैं हम लोग। तो रियल इशू जो है हिंदुस्तान के, जो इक्वालिटी की कमी है, उसको सर सर फोकस सर सर जी। लल्लन टॉप कोई डिबेट नहीं करवाता है। अरे मैंने तो इशारा किया आपके रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, जर्नलिस्ट गोदी मीडिया को कह रहा हूँ। आप मीडिया के लिए जो भी कह रहे हो, लेकिन नहीं, लल्लन आप टॉप नहीं किसी कहते, भी तरह की, है मैं ना, गोदी हमारे मीडिया के पास लिए बहुत कहता जरूर। हूं। मैं आपके कंधे पर इशारा रखता हूँ, आपके कंधे पे रखे गोदी मीडिया पर फायर कर रहा हूं। तो ये लोग उलझाए हुए जनता का दिमाग जी। अंसारी साहब ने एक बड़ा स्पेक्ट्रम बताने की कोशिश की कि असल मुद्दे क्या है। मैं शफी आजमी साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मुस्लिम वोटों के लिए रस्साकशी है, समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, बसपा, कांग्रेस, हालांकि थ्योरेटिकली तो भाजपा भी ये कहेगी कि साहब हम विकास के नाम पे सबसे ही वोट मांग रहे हैं। इसके अलग अलग आपको एस्पेक्ट क्या नजर आ रहे हैं यूपी के कंटेक्स्ट में? देखिए सौरभ भाई, अनी साहब अभी फरमा रहे थे, मैं बात शुरू करना चाहता हूं कि उनका जो काम है अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। हम लोग पत्रकार हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो बात करेंगे वो किसी सियासी नुक्ते को रख के ना करेंगे, ना ये लगे कि हम किसी कॉर्नर से बात कर रहे हैं। जो इलेक्शन आने वाला है, आपका मौजू भी यही है, सब्जेक्ट भी यही है, इलेक्शन में मुसलमान, शायद मेरे ख्याल से यही आप कहना भी चाहते हैं कि मुसलमान जो प्रश्न है वो फिर उठ खड़ा हुआ है। ये 5 सालों में 2017 के बाद फिर जैसे जैसे माहौल बन रहा है फिर उसी तरफ जा रहा है।
शुरुआत में नारा था सबका साथ सबका विकास, अब इसके बाद ट्रैक चेंज हो रहा है। अब वो ध्रुवीकरण की तरफ सब लोग जा रहे हैं, चाहे वो जिन्ना वाला बयान हो, चाहे वो ओवैसी साहब का बयान हो, प्रियंका का बयान हो, अखिलेश जी का बयान, किसी का बयान हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही वो कर रही है, मुसलमान वोट की बात करती है। मैं देखता हूँ कि बीजेपी भी बात करती है। रामपुर से उसकी शुरुआत हुनर हाट, याद होगा आपको, हुनर हाट एक हुआ था कि पूरे रामपुर से शुरू होगा हुनर हाट और सब जगह जाएगा और सब जगह मुसलमानों को बताया जाएगा कि मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या किया। तो 89 के बाद यूपी में अगर देखा जाए, 90 से पहले हम 1989 से लेकर चलते हैं तो चीजें बदली हैं और मुसलमान वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा पूरे उत्तर प्रदेश में कि मुसलमान एक वोट बैंक है। और उसी हिसाब से ताना बाना सियासी पार्टियां बुनती रही हैं। और मगर अफसोस इस बात का रहा है मुसलमानों को कि जब इलेक्शन आता है उसी से पहले मुसलमान याद आते हैं कि मुसलमानों के लिए करना है, मुसलमानों को करना है। पसमानदा की अभी बात कर रहे थे, आप याद करिए पसमानदा का जो लफ्ज आया वो बिहार से एक बना था, ऑल इंडिया पसमानदा महास। मुझे लगता है उसके बाद वो पसमानदा लफ्ज इतना ज्यादा प्रचलित हो गया कि आवाम में गूंजने लगा पसमानदा पसमानदा। तो पसमानदा तबका, अब तो बीजेपी के लोग भी पसमानदा की बात करने लगे कि पसमानदा को हमको आगे बढ़ाना है। लेकिन जो मुसलमान सोचता है उसके बारे में बताऊं, मुसलमान दो चीजें सोचता है। मुसलमान फिक्रमंद होता है, कासगंज में जब अल्ताफ की मौत होती है या इखलाक के मारा जाते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, तो इसको लेकर फिक्रमंद होता है, बहस तो जरूर करता है। लेकिन जो उसके बुनियादी मसाइल हैं वो तालीम है और रोजगार है। अब बड़ा सवाल ये होगा कि जब तालीम ही नहीं है तो सर गवर्नमेंट में कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो मुसलमानों के लिए फोकस्ड उसमें, जैसे आपको 2017 के पहले का या 2012 के देखा जाएगा, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो देखें आप, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 20% हम आरक्षण देंगे। लेकिन चूंकि आरक्षण दे नहीं सकते कानूनी तौर पे कि किसी मजहबी आधार पर नहीं दिया सकता, तो उन्होंने क्या किया था कि 20% जो सरकारी योजनाएं थी उसमें मुसलमानों को लाभ देने के लिए वो किया था कि 20% हम देंगे। जैसे 100 सिलाई मशीन बांटी जानी है तो उसमें 20 अल्पसंख्यक था। हालांकि उन्होंने मुसलमान नहीं कहा था, उन्होंने अल्पसंख्यक कहा था, जिसमें आपके सिख भी आते हैं। सिख भी बहुत 0.32% हैं, ईसाई भी 0.18% हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर बात की जाए, मुसलमानों का परसेंट 19.38% था। अब उसको लोग 20.26% भी कहते हैं यूपी में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो मैं मुसलमानों से बात करता हूँ, जब ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ, लोगों से जुड़ता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मेरी हॉबी भी है लोगों से बात करना, तो मुसलमानों से बात करता हूँ, तो वो जो फोकस करते हैं वो यही करते हैं कि इलेक्शन में ही मुसलमान सभी लोगों को क्यों याद आ रहे हैं। जैसे अभी देखिए कांग्रेस ने परिवर्तन महासम्मेलन लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया कि परिवर्तन महासम्मेलन से आखिरी अल्पसंख्यकों के बीच मैसेज जाएगा। अब वो अटैक ये कर रहे हैं उनके लोग कि सपा और बसपा ने अभी तक अल्पसंख्यक सम्मेलन नहीं किए। मगर मुसलमान ये मानता है कि हमको अलग बांट के, अलग करके क्यों सोचा जाता है। अगर सबका साथ सबका विकास बात है तो हमको अल्पसंख्यक या मुसलमान मान के क्यों किया जाता है कि हम मुसलमान हैं इसलिए इनके लिए योजना होनी चाहिए। कि हमको एक आम नागरिक या पूरे देश के लोगों या पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास के उसमें जो बात की जाए, और अगर दलित के लिए हो रहा है तो हमारे लिए भी हो, तो फोकस्ड वे में जो काम होना चाहिए जब सरकार बनती है। जैसे आप देखिए बीजेपी का टोन भी बदला, शुरुआत का टोन देख लीजिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट का, और अब का टोन देखिए, थोड़ा बदलाव आया है। अब वो मुसलमानों की तरफ भी अभी आप देखेंगे कि वो तमाम मुसलमानों की योजनाओं को लेकर तमाम वो जा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, उसके बाद उन्हें सबका विश्वास भी जोड़ा, तो अब हम बदल रहे हैं। तो हुनर हाट उन्होंने रामपुर से उसकी शुरुआत की। अच्छा, इस पॉलिटिक्स को, मुस्लिम पॉलिटिक्स को देखिए तो लोग बहुत जो सियासी पार्टियां हैं वो बहुत अच्छी तरीके से अपने विचार बिछा रही हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर से ही हुनर हाट का ऐलान किया कि हुनर हाट लगेगा, एक वो लगेगा, हुनर दस्तकारी को बढ़ावा देंगे। तो ऐसा क्यों किया? अब कह सकते लोग मुख्तार अब्बास नकवी साहब का वो है, लेकिन देखिए वहां रामपुर में जो मुसलमानों की आबादी है वो 50.6% है।
तो वो सबसे ज्यादा है। यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी कहीं है तो वो रामपुर है। भारतीय जनता पार्टी वहां से शुरुआत कर रही है। फिर अगर हम आते हैं ओवैसी साहब की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को देखें, उनकी स्ट्रेटजी देखिए, उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपने जो यूपी में जो लॉन्चिंग की शुरुआत की, वो बहराइच से उन्होंने सम्मेलन किया, क्योंकि ईस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर कहीं है तो बहराइच में है। 33.5% पॉपुलेशन है मुसलमानों की। तो उन्होंने यहाँ से शुरुआत की, वो वहां से शुरुआत कर रहे हैं। अब सवाल जो बेसिक सौरभ भाई उठते हैं, वो ये उठते हैं कि भाई ठीक है आप कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जब आता है तभी क्यों करते हैं? 5 साल आप कहाँ रहते हैं? ये मुसलमान सवाल कर रहा है। जैसे नारों की बात है, अभी अखिलेश जी ने बयान दिया हरदोई में, जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जोड़कर उन्होंने कहा कि दोनों बराबर थे और आजादी में योगदान था, उसको लेकर बीजेपी ने उसको लपका और उस पर एक पॉलिटिक्स शुरू हुई। अब बयानबाजी चल रही है। वैसी साहब ने पलटवार किया कि उनको इतिहास नहीं आता, तो उन्होंने उनको जवाब दिया इतिहास पढ़ें। तो अब इसको देखिए राजनीति कहाँ ले जाई जा रही है। अब ये राजनीति, अभी तक सबका साथ सबका विकास की बात थी, सबके उत्तर प्रदेश के विकास की बात थी, उत्तर प्रदेश की तरक्की की बात थी, लेकिन अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, वैसे वैसे जो पॉलिटिक्स है वो हिंदू और मुसलमान के बीच लाई जा रही है, लकीर खींची जा रही है। ये मुसलमान ऐसा नहीं कि इसको समझ नहीं रहा है, मुसलमान बेहतर तरीके से समझ रहा है और इस पर बहस कर रहा है। इसीलिए देखिए उसको जिन्ना पे, अच्छा लोगों को लगता है कि जिन्ना पे बोलने पे मुसलमान बहुत नाराज होगा, मुसलमान बहुत खुश होगा। एक्चुअल बात सौरभ भाई ये है कि जिन्ना से कोई लगाव मुसलमान का नहीं है। जो मैं ग्राउंड लेवल बात करता हूँ, जिन्ना को लेकर उनके कोई ऐसा नहीं कि जिन्ना कोई उनके लिए बहुत आइडियल है कि जिन्ना को लेकर वो होगा तो भड़क जाएगा और मुसलमानों को लेकर नाराजगी होगी या उन्होंने बोल दिया में, जिन्ना उनके लिए सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल इशू है, इशू बन जा या बनाया जाता है इशू है ताकि पोलराइजेशन हो। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे जिन्ना कोई सब्जेक्ट नहीं है, जिन्ना किससे तुलना किसने कर दी, ये आम आदमी इसको सोच रहा है। हाँ, कासगंज में जो अल्ताफ से हुआ उस पर यह बहस जरूर हो रही है ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पर, कि जैसे अखलाक पर बहस हुई थी, लेकिन अखलाक को लोग भूल गए। अखलाक सिर्फ नाम में आता है। अखलाक और जुनैद जब नाम मामले होगी तो अखलाक और जुनैद का नाम दिया जाएगा। अल्ताफ पे बहस जरूर हो रही है कि पुलिस ने गलत चार्जशीट किया, वो गलत बयान दिया है। पुलिस ने 2.5 फीट की टोटी ऊंचाई है और 5.5 कैसे सुसाइड कर लेगा। अब उस पर एक पॉलिटिक्स घेराबंदी की जा रही है। अब सबकी देखिए, सब लोग कहीं ना कहीं से लाकर फिर वो एजेंडा जो उनका है वो सेट हो रहा है, जो वो अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान पर सेट हो रहा है। जबकि ये बुनियादी सवाल मुसलमानों का नहीं है कि मॉब लिंचिंग या जो अभी अली साहब की एक बात से मैं पूरी तरीके से मुत्तफिक हूँ, सहमत हूँ कि मसावात की समानता की बात दरअसल मुसलमान यही चाहता है। जो अंदर का नुक्ता है जो वह यही है कि मुसलमान यही चाहता है कि हमको भी बराबरी का दर्जा मिले, हम भी बराबर के समझे जाए, हिंदू और मुसलमान में ना बांटा जाए। फिर वही मैं बात करूंगा, मुसलमान यही चाहता है, उनका जो काम है अहले सियासत यानी मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। रतन मणिलाल जी आपके पास आएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अलग अलग राजनीतिक दल, खासतौर पर गैर भाजपा के जो दल हैं, जो ये दावा करते हैं कि साहब हम मुस्लिम हमको वोट कर रहे हैं, वो हमारे राज में महफूज रहेंगे, हम उनके लिए ये करेंगे वो करेंगे। एक अहम सवाल उठता है, हम एक और गेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो ये सवाल लगातार पूछते भी रहते हैं कि असल मुद्दे क्या होने चाहिए। रिलीजियस आइडेंटिटी, सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी को लगातार उकेरा जाता है। जैसे अभी शफी साहब ने कहा, आजमी साहब ने कहा, शफी आजमी साहब ने, कि भाई ये जिन्ना विन्ना कहाँ से मुद्दा है ना। आप उनकी शिक्षा पे बात करिए, उनके रोजगार पे बात करिए, सब चीजें। अंसारी साहब भी उसको कि रूलिंग क्लास के लेके आता है ना। आप इस पे क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश में अगर बहुत ही इसको सपाट लहजे में पूछूं, बिल्कुल चौक चौराहे वाले लहजे में, कि यूपी का मुसलमान किसे वोट दे सकता है, उसके लिए वोट देने के मुद्दे क्या होने चाहिए और क्या मुद्दे उसे दिखाए जाते हैं, इस पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। देखिए सौरभ जी, मैं जो भी यहाँ पे कहूँगा वो शायद पॉलिटिकली करेक्ट ना लगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो बात थोड़ी सी जैसा आपने कहा ना, सपाट लगे बिल्कुल। लेकिन सच तो ये है कि वोटिंग हमारे देश में सभी चुनावों में आम तौर पे किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं है और विकास के मुद्दे को लेकर भी नहीं है। 1999 से 2004 और 14 के चुनाव हमने देखे, 19 का चुनाव हमने देखा,
विकास और सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की जो बातें हैं, वो अब लोग सरकार की एक ड्यूटी की तरह एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि सरकार अगर है तो सड़क बनाएगी ही। उसके लिए हम अपनी पसंद से वोट दें या ना दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों का ये भी मानना है कि अगर हमें सड़क बनवानी है या बिजली पानी का कोई इश्यू है, तो वो तो हम आगे चल के आंदोलन करके या मुद्दा विधानसभा में उठा के या लोकसभा में उठा के वो काम तो हम करवा लेंगे सरकार से। लेकिन क्या हमने सरकार सिर्फ़ बिजली पानी के लिए बनाई है? क्या हमने सरकार सिर्फ़ स्वास्थ्य और बुनियादी ज़रूरतों के लिए बनाई है? आज मैं देख रहा हूँ सौरभ जी कि ज़्यादातर लोग ये कहते सुने जाते हैं कि उन्हें अगर सरकार के प्रतिनिधि चुनने हैं, तो वो इसलिए चुनेंगे कि वे समाज में जिस तरह से रहना चाहते हैं और जिस तरह की अपेक्षा करते हैं, वैसा वातावरण सरकार उनको बना के दे। और वो वातावरण बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल और गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स उससे नहीं बनता। लोगों का ये मानना है कि समाज में हमें जिस तरह की एक सामाजिक और कल्चरल वातावरण चाहिए, हमें अपने चारों तरफ जिस तरह का माहौल चाहिए, हमें अपने चारों तरफ जिस तरह से हम पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, हमारे लोगों को किस तरह की सिक्योरिटी मिलती है, क्या हम अपने पसंद का काम, स्पेशली सोशल और कल्चरल काम, हम अपने मन से बिना रुकावट के कर सकते हैं कि नहीं, ये छूट हमें चाहिए। आप याद कीजिए कि इसके पहले उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 में पिछली सरकार थी, उस सरकार के दौरान भी तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए थे। एक्सप्रेसवेज़ पे एक काम पूरा हुआ, दूसरी पे शुरू हुआ, मेट्रो का काम हुआ और तमाम सारी बिल्डिंग्स बने, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी दोबारा चुनाव नहीं जीत पाई, जिसका मलाल समाजवादी पार्टी के नेताओं को आज तक है। और वे अक्सर ये भी कहते हुए सुने गए कि इतना काम कराने के बाद भी वोट नहीं मिला तो क्या फ़ायदा हुआ हमारा इतना काम कराने से। दूसरा ये कि जिन जगहों पे काम हुआ या जिन जगहों पे काम नहीं हुआ, वहाँ की वोटिंग पैटर्न को आप देखिए। क्या जिन जगहों पे काम नहीं हुआ, क्या उन लोगों ने पिछली सरकार जो पिछली रूलिंग पार्टी थी उसको वोट दिया? या जहाँ काम हुआ था, क्या उनका वोटिंग का तरीका बिल्कुल फ़र्क था? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात पे हम लोग चर्चा करने से बचते हैं कि लोग आखिरकार वोट देते क्यों हैं? उनके वोट देने के कारण क्या हैं? और माफ़ कीजिएगा, मुझे अभी भी यही लगता है कि विकास के जो मुद्दे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य और बिजली और पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको आधार बनाकर कोई भी वोट नहीं देता है। और जहाँ से एक्सप्रेसवे निकल गई, उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी एक्सप्रेसवे बनी थी, क्या उस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ के लोगों ने पिछली वाली रूलिंग पार्टी को वोट दिया था क्या? क्या इस बार वो लोग फिर उसी पार्टी को वोट देंगे जिस पार्टी की सरकार ने वो एक्सप्रेसवे बनवाई थी? या इस बार एक एक्सप्रेसवे और बन रही है पूर्वांचल की तरफ, तो क्या वहाँ रहने वाले लोग सिर्फ इसलिए एक पार्टी को वोट देंगे कि वहाँ से एक्सप्रेसवे निकल गई? चाहे हम छोटे स्तर पे देखें, एक गाँव के लेवल पे, चाहे हम पूरे प्रदेश के स्तर पे देखें, तो विकास के मुद्दों को अब जनता अपेक्षा के तौर पे लेती है कि ये काम तो सरकार को करना ही है। वोट हम ये देंगे कि हमें अपनी बात कहने की, अपने तरह से लाइफ लीड करने की, अपनी रिलीजियस और कल्चरल स्वतंत्रता है कि नहीं, हमारी बात सुनी जाती है कि नहीं, इन सब बातों को आधार बना के वोट ज़्यादा देते हैं। और पिछली बार 2014 और 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई बहुमत के साथ, मुझे लगता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी धारणा लोगों में ये थी कि हम एक ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हैं, जहाँ पर ऐसा उनका प्रिज़म्पशन था कि ये पार्टी के शासन के दौरान एक एक खास कम्युनिटी का अपीज़मेंट नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपीज़मेंट हुआ कि नहीं, लेकिन ये फीलिंग डेवलप हुई कि पिछली सरकारों में पिछले रूलिंग पार्टी के दौरान किसी एक कम्युनिटी का अपीज़मेंट होता था। अपीज़मेंट हुआ कि नहीं इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि वास्तव में उदाहरण है या नहीं। लेकिन ये धारणा मजबूत की गई कि भई इस बार ऐसी पार्टी को वोट दो जो किसी कम्युनिटी को अपीज़ ना करे, उनका तुष्टिकरण ना करे। यही बात फिर जातियों के लिए कही जाती है, यही बात फिर
एक सोशल कम्युनिटीज के लिए की जाती है। तो मुझे लगता है कि असली मुद्दे तो यही होने चाहिए कि यूपी या कोई भी प्रदेश एक रहने लायक बेहतर जगह बन सके और वहां पर सभी लोगों को बराबर के मौके मिल सकें अपना काम करने के, अपनी तरह से लाइफ को लीड करने की, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल सके और सरकारें बेहतर लाइफ बनाने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है वो क्रिएट करती रहे। लेकिन वास्तव में, और मैं फिर कहूंगा बहुत अनफॉर्चुनेटली, वोटिंग के लिए ये सब पैरामीटर्स काम आते नहीं हैं। सरकारें अच्छा काम करें तो भी हार जाती हैं, सरकारें कुछ ना करें, कम्युनिटीज को लड़ाती रहें फिर भी जीत जाती हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये निकलता है कि हम अभी भी वोट देने के लिए जब जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ये बिल्डिंग किसने बनाई, ये बिजली क्यों आ रही है, ये पानी क्यों आ रहा है। हम ये सोचते हैं कि पिछले साल के सरकारों के दौरान हमें अपने अपने शहर में, अपने गांव में, अपने प्लेसेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस में हमें कैसा माहौल मिला। और बहुत कुछ इसमें पर्सनल लोगों का जो बिहेवियर है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब काम आते हैं। और मैं अभी भी यही समझता हूँ कि लोग बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के इश्यूज पे वोटिंग नहीं करते। ये बात सुनने में थोड़ी सी ऑड जरूर लगेगी, थोड़ी अटपटी जरूर लगती है, लेकिन डेवलपमेंट के इश्यूज को हम आमतौर पे मापदंड तो मानते हैं, लेकिन वोट देते समय उन इश्यूज को हम बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। रतन मणि लाल जी, मैं आपकी बातों से मेरा आपके इतना अनुभव तो नहीं है, पार्शियली एग्री करता हूं कि आज भी डेवलपमेंट के मुद्दे लोगों के लिए सबसे बड़ा पैमाना नहीं होते हैं। आइडेंटिटी, कास्ट की, इलाके की, रिलीजन की, ये रिलीजियस फ्रीडम, अनफॉर्चुनेटली, कल्चरल फ्रीडम, हाँ। हाँ वही मैंने कहा ना, अलग अलग आइडेंटिटी अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा मुद्दा हो जाती है, डोमिनेंट मुद्दा हो जाती है। फ्रीबीज और प्रॉमिस ऑफ फ्रीबीज, ये एक बड़ा मुद्दा रहता है। लेकिन आपने एक जरूरी चीज को टच बेस किया है, मैं इस पे अंसारी साहब और आजमी साहब की रिएक्शन चाहूंगा। ये जो एक शब्द है अपीजमेंट, इसको हम तुष्टीकरण कहते हैं हिंदी में। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बाकी दल मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं, बिल्कुल। बाकी दल कहते हैं कि नहीं साहब हम तो सेकुलर हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं वो। लेकिन मैं अपनी फील्ड ट्रिप्स के बेस पे कह रहा हूं कि लोगों के अंदर भी ये एक सेंस है कि नहीं साहब फलानी पार्टी आती है तो ऐसा हो जाता है। तो ये सेंस की वजह क्या है? एक तो बड़ा लीनियर जवाब हो सकता है कि साहब बीजेपी ऐसा प्रचार करती है, पर सिर्फ बीजेपी के प्रचार करने से तो सब चीजें नहीं हो जाती है ना। हाँ, नहीं नहीं वो, होते। हाँ, तो मैं इस पे अंसारी साहब आपके रिएक्शन चाहूंगा। ये हमारे जो सियासत है हिंदुस्तान की, उसमें मुसलमानों को जब डील किया जाता है, यानी उनके बारे में बात करते हैं, जैसे अभी अब हम आपके साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो हम मुसलमानों को उनके मजहब की वजह से एक पूरी सिंगल बास्केट, सिंगल यूनिट मान लेते हैं। हिंदुओं के बारे में ऐसा नहीं करते। हिंदुओं के बारे में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं अपर कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, ओबीसीज है, किसान है, यानी उनकी समाजी और तालीमी पसमानदगी को, उनके पिछड़ेपन को आधार बनाकर उनके समाजी यूनिट को हम मानते हैं। सिवाय बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद जैसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बाकी सब लोग ये मान के चलते हैं, जो सही भी है, कि सभी कम्युनिटी में हायरार्कीज हैं, समाजी और तालीमी पिछड़ेपन की और तरक्की की। मुसलमानों में भी 3 तबके हैं, खास है जिसको अशराफ कहते हैं, एक बड़ी आबादी है जो अजलाफ कहलाती है, जिनको ओबीसी कह सकते हैं हम, और एक छोटी आबादी है जो शेड्यूल कास्ट के इक्विवेलेंट है, जो अर्जाल कहलाते हैं, रजील, सबसे छोटे लोग, मीनियन लोग। मुसलमानों के बारे में खाली बीजेपी में नहीं, 100 साल से मुसलमानों के लीडरान मुसलमानों के मजहब के बुनियाद पे सिंगल यूनिट तौर पे बात करते हैं कि मुसलमानों के हक ऐसे मिलना चाहिए, मुसलमानों के लिए मतलब उनकी उर्दू जबान प्रोटेक्ट हो चाहिए, माइनॉरिटी कैरेक्टर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, शाहबानों के जो जजमेंट हुआ है उसको रिवर्स होना चाहिए, तलाक जो है वो ट्रिपल तलाक का राइट। ये सारे इश्यूज क्या हैं? ये सारे इश्यूज जो मुसलमानों के नाम पे उठाए हैं हमारे लीडरों ने, मुसलमानों ने, ये इश्यूज अपर कास्ट मुसलमानों को अपील करते हैं। ये मुसलमानों की यूपी में अगर बात करें, 70% आबादी जो है बैकवर्ड मुसलमानों की, हर 100 मुसलमान में 70 लोग बैकवर्ड है। पूरे हिंदुस्तान में देखें
तो हर 100 मुसलमानों में तकरीबन 85 मुसलमान बैकवर्ड है। इन मुसलमानों में ये आपका शाहबानो केस, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर, उर्दू जबान, ये बड़े इश्यूज नहीं है। उनके बड़े इश्यूज हैं कि उनको पॉलिटिकल लाइफ में भागीदारी मिलना चाहिए, उनको नुमाइंदे होना चाहिए, उनकी तालीम का इंतजाम होना चाहिए, उनकी रोजी रोटी का इंतजाम होना चाहिए। इस डाइकोटमी की वजह से, क्योंकि हमारा जो लीडिंग ग्रुप है, मुसलमानों के जो लीडर्स हैं, वो चूंकि मुसलमानों को रिलीजियस आइडेंटिटी के तौर पर, ग्रुप के तौर पर पेश करते हैं, तो जो दूसरे पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी हो, बहुजन हो, बीजेपी हो, ये सब मुसलमानों को एक सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो जो भी चीज अपर कास्ट मुसलमानों के हक में किसी भी सरकार से हो जाती, तो फौरन बीजेपी और दूसरी पार्टियां उसको चकती हैं और कहती हैं कि अपीजमेंट हुआ। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपको याद है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, शमशान और कब्रिस्तान वाला जुमला? सिंपल सी बात थी कि 4 दीवारी जो है कब्रिस्तान की बनना चाहिए। नहीं, उसमें प्रावधान आप कर सकते थे कि कब्रिस्तान की 4 दीवारें बने, बाकी जो और लोगों के बरियल प्लेसेस हैं या उनके जो घाट हैं उनमें अगर इम्प्रूवमेंट हो तो अगर हम पॉलिटिक्स को ऐसे रुख में ले जाएं, खासतौर से मुसलमानों की पॉलिटिक्स, जहां पर उनके समाजी और तालीमी पिछलेपन को मुद्दा बना, तो एक कम्युनलिज्म का जहर बहुत तक घटाया जा सकता है। लेकिन ये चीज इसलिए नहीं घट रही कि जो लोग रूल करते हैं, जो पार्टीज के जो हेड्स हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी हो या रीजनल पार्टी, ये सब लोग मोस्टली अपर कास्ट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और अपर कास्ट का जो इंटरेस्ट है वो पेट भरे हुए लोगों का है। ये सब लोग ऐसे जो खाए हुए लोग हैं, इनके पास पैसा भी है, तालीम भी है, पुरानी विरासत है, तो इनको खाने पीने के इश्यूज सेकेंडरी लगते हैं। अभी रतन मलिक साहब कह रहे थे कि विकास जो है बड़ा इशू नहीं है। एक्चुअली विकास बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उसको उठाने वाले लोग जो है वो अभी कमजोर है और बहुत तरह से आवाजें उठ भी रही हैं कि हमें विकास के इश्यूज को लाना चाहिए। इसीलिए सारी पार्टियां, इसके बावजूद कि आखिर में हिंदू मुसलमान और छोटी जात बड़ी जात की पॉलिटिक्स करती हैं, लेकिन अपने एजेंडे में, मैनिफेस्टो में कभी नहीं कहती कि हम विकास नहीं करेंगे। आपने मोदी जी की मैनिफेस्टो देखा होगा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में जाएगा, सारा जो आपका इलीगल मनी है वो वापस किया जाएगा। ये सारे इश्यूज विकास से रिलेटेड है, लेकिन इनको साइडलाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि काम तो कुछ करती नहीं है सरकारें बहुत सी। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है मौजूदा सरकार ने। तो आप किसी से वोट हासिल करना है, अगर वोट हासिल करना है और काम के ऊपर अगर अपने बयान देंगे तो फिर लोग उनको यकीन नहीं करेंगे। किसान 1 साल से बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ 3 काले कानून लाए गए हैं जो अगर लागू हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में अगले 20 साल में इस कदर ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, पूरा हमारा एग्री सिस्टम जो डिवास्टेट हो जाएगा। लेकिन सरकार उसमें नहीं सुन रही है, उस इश्यू को आने नहीं देंगे। तो उस इश्यू को ना आने देने का तरीका ये है कि आप एक इतने लाख दिए जो हम यूपी में जला देंगे, उससे रोशनी होगी। हमारा हिंदुस्तान 1 साल में हंगर इंडेक्स में सारी दुनिया में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे नीचे चला गया। कैन यू बिलीव? एक मुल्क जो एक्सपोर्ट कर रहा है फूड ग्रेन्स को, हमारा मुल्क एक्सपोर्टर है फूड ग्रेन्स, और हमारे मुल्क में अवेलेबिलिटी या एक्सेस टू फूड ग्रेन्स यानी हंगर की जो इंडेक्स है वो हमारे बिल्कुल पिद्दी मुल्क है, पड़ोस में छोटे छोटे से बेचारे, उनके मुकाबले में नीचे चला गया। दिस इज ए मेजर इशू और इस पे बात होना चाहिए, लेकिन ये बात होने नहीं दी जाएगी। बात हम इस पे करेंगे कि अपीलमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। और अभी जैसा कि रतन मणिलाल ने बहुत लपेट के कहा है कि साहब वो हम कल्चर पे बात नहीं करना चाहते। आप बेसिकली अपर कास्ट कल्चर को प्रमोट करने की बात करते हैं। जो पार्टियां कल्चर की बात करती है कि हम कल्चर प्रमोट करेंगे, वो हिंदुस्तान के आम लोगों के कल्चर की बात नहीं करें, वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर को लाने की बात करें। क्योंकि ब्राह्मणिकल ऑर्डर कहने में एकदम से इलेक्शन कमीशन बीच में आ सकता है, सिविल कोर्ट में लोग जा सकते हैं, सुप्रीम, तो अब उसको कल्चर के नाम पे ढकने की कोशिश होता है। बट दिस इज ए शेयर अटेम्प्ट टू पुट हेजेमनी ऑफ द अपर कास्ट कल्चरल व्यू। जिस मुल्क में खाने के लिए वो नहीं है, अनाज नहीं है, हम अपने गरीब मुल्कों के मुकाबले में छोटे हो गए, उस मुल्क में कल्चर की हम क्या बात करते हैं। लेकिन कल्चर की बात पॉलिटिक्स करती है, क्योंकि कल्चर की बात करने में उनको रिलीजियस आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी, उसका फायदा मिलता है। जी आजमी साहब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। ये जिस तरफ अंसारी साहब ने इशारा किया कि जिस तरह से आप जब हिंदू वोटिंग स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं,
पुरुष, महिला, सवर्ण, दलित, पिछड़े, महापिछड़े, महादलित, तो मुस्लिम स्पेक्ट्रम को भी वोटिंग के दौरान उन सारे सवालों के आलोक में देखा जाना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो पार्टीज़ हैं, ये लोकल लेवल पे इस तरह से लीडरशिप बिल्ड करती हैं, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता है? क्या उनके बीच में एक इस तरह का मूवमेंट शुरू होता है? जैसे मुझे ध्यान है कि सर्जन अयूब ने एक पार्टी शुरू की थी, है ना? उसके बाद जब इधर मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का वर्चस्व बढ़ा, तब ये बात हुई कि साहब बुनकर समाज भी अब असर्ट कर रहा है अपने आप को। मैं रामपुर की तरफ गया, तो वहाँ पे जो मैंने तुर्शी देखी कि साहब फलाना तुर्क है, ढिकाना पठान है, और ये जो कथित बड़े नेता हैं, ये तो ये नहीं, ये हैं, है ना? तो वहाँ पे भी एक वो हेजेमनी चल रही थी, एक श्रेष्ठता का बोध चल रहा था। तो वहाँ भी इंटरनल फ्रिक्शन तो है ही। क्या पॉलिटिकल क्लास इसको एड्रेस करने की कोशिश करता है? जैसे हम हिंदू ग्रुप्स में देखते हैं कि कभी महापिछड़ा सम्मेलन हो रहा है, लीडरशिप में अपॉइंटमेंट उस तरह से किए जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। सौरभ भाई, आपने एक बड़ा सवाल किया कि तुष्टिकरण की जो बात, जो आपका मूल प्रश्न था, वो ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज वो कहते हैं कि तुष्टिकरण हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, जैसा कि आपने फरमाया कि सच्चाई है कि नीचे तक भी ये बात है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगा के हट जाती है। तो अब इसको देखिए, इस तरह समझना पड़े। जैसे दो बातें आपने कही, जो वर्गीकरण किया जा रहा है जात का और किया जाता है इलेक्शन में, अब ऐसा पॉलिटिकल पार्टी भी शुरू कर चुकी है। एक पार्टी ने अभी जो सम्मेलन करने जा रहे हैं, अल्पसंख्यक सम्मेलन, उन्होंने दो फोकस किए हैं। पश्चिम में कुरैशी समाज ज्यादा है, उन्होंने कुरैशी समाज को अलग कर दिया। ईस्टर्न यूपी में बुनकर समाज है, तो वो अब फोकस क्या कर रहे हैं, कुरैशी समाज को उधर साथ दो और बुनकर समाज को इधर साथ दो। यानी उन्होंने भी बांटना शुरू किया। अब बड़ा सवाल जो सबसे मूल प्रश्न आपका था तुष्टिकरण वाला, कि पॉलिटिकल पार्टी, जब एक पार्टी कहती है दूसरा कहती है देखिए तुष्टिकरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टियों में चलता है, ये नीचे भी है। ये बात वोटर तक भी है नीचे की, ये तुष्टिकरण हो रहा है। तो इसके मूल वजह क्या है? जब हम बात करते हैं विकास की, हम बात करते हैं योजनाओं की, हम बात करेंगे किसी को अपलिफ्ट करने की, तो हम मुसलमान या हिंदू में बात क्यों करते हैं? साथ ही हम नागरिक की बात करते हैं, मगर होता क्यों है? ये लोग कैसे बिसात बिछाते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश की अगर सीटों को आप देखें, 143 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुसलमानों का असर है, जिसमें 70 सीटों पर 20 से 30% मुसलमान हैं, और 73 सीटों पर आप करीब 30% मुसलमान हैं। 2 दर्जन सीटें ऐसी, करीब 3 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुसलमान वोटर अपने प्रत्याशी को जिता सकता है जिसको चाहे। 160 सीटें यूपी में ऐसी हैं जहां मुसलमानों का वोट जो है वो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करता है। असल बेस जो तुष्टिकरण का मामला है, ये यही पे फिट हो रहा है कि जो 70 सीटें हैं, 73 सीटें हैं, 160 सीटें हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियां अपना एजेंडा इसी के इर्द गिर्द करती हैं। जब इसके इर्द गिर्द आप अपनी बिसात को बिछाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको उनके एजेंडे पे काम करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा। हिंदू मान लिया, देखिए जो जनगणना 2011 की जनगणना में देखें तो 79.73% हैं यूपी में, और मुसलमान 19.26% हैं। तो जब एजेंडा ये सेट करते हैं तो देखते हैं कि मुसलमान तो हमारे 160 सीटों पर नतीजों को प्रभावित कर सकता है। तो वो सोचते हैं कि अगर हम यादव ले लें, हम जाट ले लें, हम जाटो ले लें, हम ब्राह्मण ले लें, हम ठाकुर ले लें, उसे मुसलमान अगर हम साथ लें तो हमारे ये सीट निकल सकती है। ये जो सीटों का आकलन किया जाता है जब लोग पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, तो यहीं पर एक मैसेज पास होने लगता है। जब मैसेज पास होता है तो उसमें मुसलमान हिंदू अपने आप जो है रिफ्लेक्ट होने लगता है। जब रिफ्लेक्ट होता है, जब इतने जाता है, तो उसी वही ध्रुवीकरण हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब वोटर वोट दिया जाता है तो वो हिंदू हो जाता है, वो मुसलमान हो जाता है। एक्चुअल में ये सारे कुछ सीटों चुनाव को लेकर ही सब हो रहा है, ना कहीं से कोई ऐसा। अगर इनका एजेंडा ये मान लें, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये कहें कि नजर एटवी साहब एक है, उनका दो शेर बहुत मशहूर है कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते, तुमने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। अगर इस एजेंडे पे काम करने लगे तो जाहिर सी बात है फिर विकास की बात, फिर रतनमणि लाल जी की तरफ हम जाएंगे, फिर वो विकास के एजेंडा शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें खतरा ये है पॉलिटिकल पार्टीज को, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारे शटर बंद हो जाएंगे। अगर विकास के नाम पर हम वोटिंग करने लगे और ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो नतीजे क्या होंगे ये नहीं सामने आ पाएगा कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। ध्रुवीकरण जैसे जैसे होगा, ऐसे जिन्ना आएंगे, जिन्ना का मुद्दा। आप बताइए कि सौरभ भाई की आप तो बहुत घूमते हैं, पूरे देश में यात्रा करते हैं, आपके फॉलोइंग भी है, तमाम लोग आपसे कांटेक्ट भी करते हैं, क्या कभी किसी ने आपसे जिन्ना पर, किसी मुसलमान से डिस्कस किया कि जिन्ना बहुत अच्छे आदमी थे?
मुझे लगता है कोई एक आदमी नहीं रहा होगा जिसने जिन्ना की आइडियोलॉजी को मुसलमान पसंद नहीं करता है, या मुसलमान जो वो आइडियल नहीं है, जिन्ना को आइडियल नहीं मानता है, लेकिन वो इशू उठाया क्यों जाता है? जिन्ना उठेंगे तो उधर हो जाएगा। आप जैसे आप देखिए बाबर है, बाबर को लेकर जैसे पहले आपको याद होगा कि क्या क्या नारा दिया जाते थे, बाबर की औलादो, ये सच्चाई ये है कि बाबर मुसलमानों का आइडियल नहीं है। हाँ, अगर औरंगजेब को कहेंगे तो हो सकता है मुसलमान नाराज हो, क्योंकि उनको मानते हैं कि वली अल्लाह थे, अल्लाह के वली थे, सब कुछ था। लेकिन वो बाबर, जिन्ना, ये कहीं से मुसलमानों के लिए वो नहीं। लेकिन चूंकि इलेक्शन आ रहा है, रतन मलिक साहब ने एकदम दुरुस्त फरमाया कि विकास के नाम पर वोट नहीं होता है, वोट इन्हीं इशू पर होगा। कैसे हम ध्रुवीकरण करें, कैसे हम उठाएं, ताकि जो 70 सीटें हैं, जो 73 सीटें हैं, जो 3 दर्जन सीटें जीतने वाली हैं, जो 107 सीट प्रभावित कर सकती हैं, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 143 सीटों पर मुसलमानों का असर दिखाई दे रहा है। अब अगर कोई अखिलेश यादव जी या कोई ओवैसी साहब अगर वो एजेंडा मुसलमानों को लेकर नहीं बिछाएंगे, तो उनका विधानसभा में सरकार बनने के मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एजेंडा बिछाया जाता है। कांग्रेस भी देखिए इसी एजेंडे पर काम कर रही है, अब संख्यक महासम्मेलन करने जा रही है, वो भी साधने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है 2% 4%, 5%, 2% अगर मुसलमान स्वीप हो जाए तो मेरा प्लस होगा। इसलिए उसने हुनर हाट करके रामपुर से एक नुमाइश शुरू कर दी। तो ये सारे एजेंडे इसको किया। लेकिन एक बात जो मैं, हो सकता है कि अनिस साहब भी मेरी बात से सहमत हो, मुत्तफिक हो, तो और रतन मणि लाल जी भी, मुसलमानों का इधर मैंने जो देखा है नजरिया सौरभ भाई, कि सियासी शऊर बढ़ा है, वो सोचने लगे हैं, वो बहस कर रहे हैं इश्यूज पे, ये बहुत तेज हुआ है। हो सकता है कि यानी साहब वगैरह की मेहनत रही हो, इन लोगों ने सियासी शौर, सियासी बेदारी पैदा कर दी हो कि मुसलमान इस तरह का सोचे। से वो भागीदारी की बात कर रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी से भी वो प्रेशर बना रहा है, प्रेशर पार्टी कर रहा है, वो बार बार दिखा रहा है ओवैसी क्या हुआ, किसी जगह ओवैसी आ गए तो ओवैसी ये कर देंगे। लेकिन बाद में जब वो समाजवादी पार्टी के बीच जाता है तो समाजवादी पार्टी के लोग क्या समझा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग इसको एजेंडा ये समझाते हैं कि ओवैसी पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, जो वोटर है वो उनको समझाता है, वो जवाब देता है कि अब बिहार में क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं से एक बहस तो शुरू हुई है अपने एजेंडे को लेकर, भागीदारी को लेकर, हिस्सेदारी को लेकर। मुसलमान प्रेशर पॉलिटिक्स करना अब सीख गया है। लेकिन अब क्या विकल्प होगा इलेक्शन में उसके सामने, ये एक बड़ा एजेंडा होगा। ये तो सियासी लोग ही बता पाएंगे, ज्यादा बेहतर होगा। मेरे जुबान से कुछ अगर मैं कहूंगा तो उसके अर्थ दूसरे निकाले जाएंगे, वो पॉलिटिकल अर्थ हो जाएगा जो मैं नहीं चाहता हूँ क्या है। लेकिन विकल्प मुसलमानों के सामने क्या होगा 2022 में, ये मुसलमान ही बेहतर जानते हैं। हो सकता है अनिस साहब उस नब्ज को पढ़ते हैं, रतन मणि लाल जी तो निश्चित रूप से उस नब्ज को पकड़े हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हम लोगों के हैं। तो विकल्प क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन एजेंडा जब बिछाया जाएगा सौरभ भाई, मुसलमानों की इर्द गिर्द सीटों को लेकर, 160 सीटों पर ये प्रभावित करते हैं, 3 दर्जन सीटें ये जीत लेते हैं, 70 सीटों पर 20 से 30% है, 73 सीटों पर 30 से ज्यादा सीट इनके वोटिंग परसेंट है। तो जाहिर सी बात एजेंडा करता तो तुष्टिकरण की बात रहेगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं रतन मणि लाल जी की बात से एकदम सहमत हूँ कि इलेक्शन में या इलेक्शन से पहले या डेवलपमेंट के नाम के दौरान फिर अल हिंदू या मुसलमान, ये क्या है? नागरिक की बात करें उत्तर प्रदेश के, जैसे रतन मणि लाल जी को कहा गया एक अच्छे प्रदेश की कल्पना करें, हम कैसे रहें। जी सौरभ जी रतन मणि जी, मैं एक आखिरी सवाल, अंसारी साहब मैं आपके पास आऊंगा। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो तमाम क्लेमेंट हैं इस वोट बैंक के, क्या है, क्या होना चाहिए, इस पे बहुत विस्तार से बात होगी, अंसारी साहब के भी इंटरवेंशन लेंगे। एक आखिरी आप लोग से टिप्पणी चाहता हूँ। कई लोग हमसे पूछते हैं, जैसे फील्ड में हम घूम के आए, कि भाई साहब ओवैसी कोई फैक्टर होगा क्या, भाई साहब बसपा में कुछ जाएगा क्या, भाई साहब कांग्रेस कुछ वोट ले पाएगी क्या, है ना। अलग अलग सोशल ग्रुप्स के कंटेक्स्ट में ये सवाल पूछा जाता है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के सब तरफ से बयान आ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये ओवैसी या तमाम दूसरे फैक्टर्स क्या रहेंगे, रुख क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि ओवैसी साहब ने पिछले चुनाव में और उसके पिछले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में आकर लोगों से मिलकर और कोशिश की थी। मुझे याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में पिछली जो सरकार थी, उन्होंने उनको प्रदेश में पब्लिक मीटिंग करने से भी रोका था। चाहे जो वजह रही हो, लॉ एंड ऑर्डर की वजह रही हो या जो भी हो। कहा यह जाता था कि कुछ पार्टियों को ऐसा डर था कि उनके यहाँ आने से एक कम्युनिटी के वोट बँट सकते हैं। देखिए, ये सब तो स्पेकुलेशन था। लेकिन सच बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ओवैसी को एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे देखते हैं या एक्सेप्ट करते हैं।
उनकी एक्सेप्टेंस अभी भी उत्तर प्रदेश में उतनी नहीं है। आंध्र प्रदेश और हैदराबाद से बाहर अपने आप को प्रूव करना बाकी है। और जो व्यक्ति एक राज्य के बाहर अपने को या अपनी पार्टी को स्थापित ना कर पाया हो, उसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां पर वोटर बड़ा सोच समझ के हर पार्टी को चांस देता है। सौरभ जी, ये बात बड़ी ध्यान देने योग्य है कि 1989 से यहाँ पे किसी पार्टी को दोबारा चांस नहीं मिली है। हर बार सरकारें बदल जाती हैं, बीच बीच में प्रेसिडेंट रूल भी लग जाता है, लंबे लंबे प्रेसिडेंट रूल लगते हैं। तो ऐसे में क्या ओवैसी को तब चांस मिलेगी जब वो केवल अपने दम पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है। हाँ, अगर वो किसी ऐसे पार्टियों के समूह में अपने आप को शामिल कर लें जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में है, चाहे वो बसपा का समूह हो, चाहे वो सपा लेड समूह हो या कांग्रेस द्वारा लेड समूह हो, तब तो ओवैसी के कुछ कैंडिडेट्स जीत सकते होंगे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वे छोटे दलों का एक समूह बनाए, जैसा उन्होंने अब किया है कि 3-4 छोटे दलों के साथ मिलके वो एक कोalition बनाकर, अलायंस बनाकर अभी लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में उनको अल्पसंख्यक समूह द्वारा या मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा बहुत सपोर्ट मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अभी भी मुस्लिम कम्युनिटी का हित और उनके हित की बातें करने के लिए बाकी पार्टियों में अच्छे, मजबूत और समझदार नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। तो फिर मुस्लिम समाज को ओवैसी जैसे नेता की ज़रूरत उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ेगी, जबकि उनके पास उनके प्रतिनिधि नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसी भी समूह के लोग अपने प्रतिनिधि के तौर पर ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं, जो उनकी आवाज़ उठाने में सक्षम हो या जिसके बारे में परसेप्शन आवाज उठा सकता है। तो मुझे लगता है कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते समय कई बातों को ध्यान रखते हैं, जिसमें एक ये है कि उस व्यक्ति की ऐसी 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 इमेज होनी चाहिए और ऐसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो हमारी आवाज उठा सके, सरकार तक हमारी बात पहुंचा सके या सरकार का हिस्सा बने तो हमारे लिए कुछ कर सके। शायद ओवैसी और उनके पार्टी के प्रतिनिधि अभी उस तरह की छवि बनाने में उनको थोड़ा समय और लगेगा। बाकी जिन पार्टियों का सवाल है, जिनके बारे में आपने इशारा किया कि आज वो पार्टी कहाँ जाएगी, बसपा कहाँ जाएगी, शिवपाल की पार्टी कहाँ जाएगी, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी का क्या होगा? तो देखिए, इस समय जिस तरह के फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश में बने हैं, मैं समझता हूँ जो बड़ी पार्टियों के फॉर्मेशन हैं, वो तो अभी रेकनिंग में हैं। वो तो अभी चुनाव के पूरे एरिना में दिख रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कुछ हद तक बसपा हो। लेकिन बाकी पार्टियों को उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाने में अभी भी समय लगेगा, क्योंकि एक बड़े प्रदेश होने के नाते अगर यहाँ 4 बड़े प्लेयर्स हैं, तो मुझे लगता है वो 4 बड़े प्लेयर्स ही यहाँ की 403 सीटों को ऐसे डिवाइड करेंगे कि किसी 5वें या 6ठे या 7वें पार्टी के लिए कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश बचेगी नहीं। और पिछले कई चुनावों में यही सब होता आया है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, वो जो एस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ हैं, उन्हीं से ज़्यादा होगा। चलिए, अंसारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बात कहें, फिर हम क्लोज करेंगे। मैं ये अर्ज बोलिए। कर रहा था कि आप बहुत अहम सवाल आजमी साहब से पूछा था कि हिंदुओं में जब बात करते हैं नेता, तो हिंदुओं को धर्म के आधार पर एक सिंगल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल ही करते हैं। वहाँ ये कहा जाता है कि पिछड़े तबके, दलित, महिलाएं, इनके उत्थान के लिए काम करेंगे। ये थीम जो है चौधरी चरण सिंह से लेकर, बल्कि राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव जी, और उधर हम डॉक्टर अम्बेडकर, काशी राम जी, मायावती जी, इस पूरे डोमिनेंट डिस्कशन में रिलीजन सेकेंडरी, रिलीजन बिल्कुल रोल प्ले ही नहीं करता। सीधा सीधा होता है तब जो कम्युनिटीज पिछड़ गई हैं समाजी और तालीमी लिहाज से, उनको हमें डेमोक्रेसी में स्पेस देना चाहिए, जगह देनी, उनकी भागीदारी होना चाहिए। ये सोच अभी मुसलमान लीडरों में आई नहीं है। ये आई है तो जानबूझ के उसको किनारे रखा जाता है। ये बहुत आसान होता है कि मुसलमानों को एक सिंगल यूनिट के तौर पर, रिलीजन की बुनियाद पे आप एक कम्युनिटी के तौर पेश करें। लेकिन मुसलमानों के आम जो मुसलमान है, जो गरीब और पसमाना मुसलमान है, उनके लिए ये बिल्कुल जहर है। पिछले 100 साल में जितनी पॉलिटिक्स हमारे बड़े दिमागों ने की है मुसलमानों, उन्होंने रिलीजन को पेश रख के, आगे रख के
मुसलमानों की फलाह के लिए काम करने की कोशिश की है, लेकिन उसका जो रिएक्शन हुआ है वो आज हम देख सकते हैं अपने ज़माने में कि किस हद तक उनको नुकसान हुआ है। तो मुसलमानों की लीडरशिप के लिए एक बड़ा चैलेंज है और एक मौका भी कि वो अपने आप को जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पॉलिटिक्स बढ़ाई थी, काशी राम जी ने बढ़ाई थी कि हम भागीदारी चाहते हैं पॉलिटिकल स्पेस में, इकोनॉमिक स्पेस में और तालीमी स्पेस में, लेकिन किस बुनियाद पे कि हम पिछड़े हैं, हम समाजी और तालीमी लिहाज से पिछड़े, जिसका जिक्र आर्टिकल 15 और 16 में कॉन्स्टिट्यूशन में आता है कि ऐसे तबकात जो समाजी और तालीमी लिहाज से पिछड़े उनके लिए राज्य जो है स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। जिस दिन मुसलमानों की लीडरशिप और खुद मेन स्ट्रीम पार्टी की लीडरशिप ये समझ लेगी कि मुल्क का फायदा इसमें है कि हम रिलीजियस आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स से अलग हटके समाजी और तालीमी पिछड़ेपन को फोकस में करें, उस दिन ये बीजेपी का और आरएसएस का असर या और जो रीजनल पार्टीज हैं जो रिलीजियस आइडेंटिटी पे काम करती हैं इनका जोर घट जाएगा और ज्यादा अच्छी हिस्सेदारी होगी गरीब तबका की और मुल्क ज्यादा खुशहाल होगा, क्योंकि एनर्जीज उन लोगों की आएंगी जो अभी तक किनारे रख दिए गए हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा काम करने का। अगले इलेक्शन में क्या होगा, अगले इलेक्शन में क्या होगा उस पर भी एक इशारा करने की जरूरत है। आप तीनों लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत बहुत।